नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564909606089752323455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मैदान स्वागत करती हूँ आपका वीकली करंट अफेयर्स में। मार्च महीने के पहले हफ्ते के जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे जो हम डेज को कंप्लीट करते हैं और सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट डे है इसके अंदर, वो है उत्कल दिवस। सबसे पहला है उत्कल दिवस। क्यों? क्योंकि अभी जो है यहाँ पर उड़ीसा, उत्कल क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा के लिए यहाँ पर उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस भी कहते हैं, उत्कल दिवस भी कहते हैं, क्योंकि उड़ीसा बिहार से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। इसीलिए इसको हर साल इस दिन को मनाया जाता है। उड़ीसा जिन्हें जगन्नाथ का एक जो है घर कहा जाता है, जगन्नाथपुरी वहां पे बना हुआ, जो कि हमारे 4 धामों में से एक है। और वहां पे सन टेम्पल भी बना हुआ है। बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अशोका जो कि एक पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली रूलर पावर थे, उनको वहां पर जो है बुद्धिज्म में वो कन्वर्ट हुए थे। वहीं पर ही उन सबको जाना जाता है। सतवाहन डायनेस्टी के लिए भी ये जाना जाता है। बहुत सारे यहाँ पर लीडर्स जैसे कि बीजू पटनायक भी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट में अपनी भागीदारी निभाई थी। यहाँ पर रथ यात्रा पूरी, वो उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। उत्कल सभा भी यहाँ पर बनाई गई है, जिसके लिए उत्कल के जो उड़ीसा के लोग हैं उनको यहाँ पर बेटर बनाया जा सके उनके लिए। और उड़ीसा में सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी फ्लो होती है? महानदी। महानदी रिवर पे हीराकुद डैम बना हुआ है। और भारत का सन टेम्पल भी बना हुआ है कोणार्क में, जिसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम थोड़ी सी उड़ीसा की ज्योग्राफी की बात करें तो महानदी भी के नाम से तो जाना ही जाता, महानदी के लिए तो जाना ही जाता है। साथ में यहाँ पर एक बहुत ही फेमस लेक है, चिल्का लेक, जो कि भारत की सबसे पहली रामसर साइट में भी लिस्टेड थी। चिल्का लेक भी यहीं पर ही है। चिल्का लेक में जो पानी आता है वो महानदी रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी दया रिवर की वजह से आता है। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता, मैं बता रही हूँ, लिख लीजिएगा इसको। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। और यहाँ पर सरकार जो है वो एक और नया बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की बात कर रही है, जो कि यहाँ पर कहा जाता है महेंद्रगढ़ के नाम से, लेकिन अभी वो बनाया नहीं गया है। यहीं पर ही एक ओडिया पोएट और राइटर हैं जिनको महाभारत के काम के लिए जाना जाता है, वो है सरला दास। और यहाँ पर एक बीच भी है यहाँ पर उड़ीसा के अंदर। आपको पता होगा वहां पे ऑलिव रिडले टर्टल, ऑपरेशन ओलिविया, ये मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं। एक परफॉर्म होता है ऑपरेशन ओलिविया, जो कि यहाँ पर ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारी, ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुकी है। ऑपरेशन ओलिविया जो है वो किसने परफॉर्म किया था, मतलब कौन करता है ऑपरेशन ओलिविया को? तो वो है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड। जो है ये हर साल 1980 के दशक से शुरू हो चुका है और इसको हर साल किया जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ताकि ऑलिव रिडले टर्टल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड करती है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो 1978 में बनाई गई थी। और यहाँ पर जो भी उनको जबरदस्ती ले लेना, मतलब ये बहुत छोटी सी टर्टल्स होती हैं और सी में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलती हैं। और ये हर साल फेब्रवरी मार्च के महीने में ये जो है मास नेस्टिंग करती हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स को प्रोड्यूस करती हैं। और सबसे ज्यादा ये कहाँ मिलती है? यहाँ की एक सेंचुरी है जिसका नाम है गाहिर माता मरीन सेंचुरी। ठीक है, ये भी एक याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 4 अप्रैल, जिसको हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। ठीक है, अब माइन अवेयरनेस डे 4 को यहाँ पर जो है मनाया जाता है माइन अवेयरनेस के लिए। अब माइन अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इस बार की जो है थीम भी यही रखी गई थी, जितने भी एक्सप्लोसिव माइंस होते हैं, ठीक है, माइंस को अवेयर करने के लिए 4 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। माइन एक्शन में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। ठीक है भाई, इस बार की जो थीम है वो भी आप लिख लीजिए। इस बार की जो थीम जो है बनाई गई थी इसमें, वो कौन सी थीम है? माइन एक्शन कैन नॉट वेट, माइन इंतजार नहीं करता। ठीक है,
ताकि ये इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंबोडिया, लाओस, वियतनाम जैसी जो जगह है वहां पर बहुत पुराने सालों से वहां पे लैंड माइंस है, एक्सप्लोजिव होते रहते हैं, वहां पे तबाही होती रहती है माइंस की वजह से। उसको कंट्रोल करने के लिए असल में इसको बनाया गया था। ठीक है भाई, याद रखिएगा, नेशनल माइन डे। अगला आता है इंटरनेशनल, अगला आता है हमारा नेशनल मैरीटाइम डे। मैरीटाइम डे क्या होता है, जो कि हमारा यहाँ पर समुद्री दिवस, समुद्र के लिए हमने भारत में मनाया इस चीज को। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है हमारी 1964 में यहाँ पर इंडिया की पहली कमर्शियल वेसल एस लॉयल्टी के नाम से, जो हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने स्टार्ट करी थी। इसलिए इस दिन 5 अप्रैल को चूज किया गया है इस चीज के लिए। तो ये दिन मनाया जाता है इसी काम के लिए, क्योंकि पहली बार जो है वो सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी जो है उन्होंने इसको बनाया था, और फिर इसको बाद से इसको 64 से स्टार्ट कर दिया गया। इस बार की जो थीम है वो अमृत काल के ऊपर रखी गई है, अमृत काल इन शिपिंग, बहुत इजी सी थीम रखी गई है, अमृत काल इन शिपिंग करके। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत में अंदर मैरीटाइम की पूरे एरिया की, तो बिल्कुल भारत की कोस्ट लाइन जो है आप जानते हैं, तो पूरा तट है वहां पर 7516.6 किलोमीटर का हमारा तट है। और ये जो पूरा तट है यहाँ पर हमारी भारत की 13 टेरिटरीज शेयर करती हैं। अगर मैं आपको फटाफट से इसको एक बार रिकैप करा दूं, देखिए भाई, हमारी भारत की 13 टेरिटरीज करीब करीब जो है वो तट को, समुद्री तट को शेयर करती हैं। यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, जो कि 1961 में हमें आजादी में मिला था ऑपरेशन विजय करने के बाद। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद फिर कर्नाटका, इधर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना शेयर नहीं करता है कोस्टल बाउंड्री को, इसको याद रखिएगा। उसके बाद उड़ीसा, और इधर वेस्ट बंगाल। भारत का तट कुछ इस प्रकार से है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपकी 9 स्टेट्स बन जाएंगी, टोटल 9 स्टेट्स हैं। लेकिन मैंने 13 बोला है, इसका मतलब यहाँ पे 4 क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं। एक किस तरफ है, दमन एंड दीव, सभी लोग जानते हैं। एक तमिलनाडु में आती है पुडुचेरी, वो भी सब जानते हैं। एक आती है इधर लक्षद्वीप, और एक आती है इधर अंडमान निकोबार। तो टोटल 13 हो जाएंगी, इसको याद रखिएगा। 7516.6 किलोमीटर की ऐसे शेयर की जाती है। अगला यहाँ पर, ये जो पूरी यहाँ पे बनी हुई है शिपिंग मिनिस्ट्री, इसको पूरे को संभालती है यहाँ पर, जिसमें भारत के पास 12 जो है वो मुख्य पोर्ट है। यहाँ पर जलमार्ग जो है, मतलब पोर्ट बने हुए हैं, जलमार्ग तो नहीं, मतलब पोर्ट बने हुए हैं जहाँ पर बंदरगाह जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर कितने बने हुए हैं भारत में, 12 बने हुए हैं मेजर। यूपीएससी सीएपीएफ में अभी रिसेंटली इस पे सवाल किया था कि कितने हैं, तो 12 है उसके अंदर, और 200 से ज्यादा छोटे छोटे माइनर पोर्ट्स है। ठीक है भाई, कई माइनर पोर्ट्स पे भी अडानी कंपनी का भी यहाँ पर जो है, काफी अडानी ग्रुप का भी टेक ओवर हो गया है। तो 12 मेजर पोर्ट की लिस्ट आप सभी को आनी चाहिए। जिनको नहीं आती वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि वो इस पे भी वीडियो बनाया जाए या ना बनाया जाए। और जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, वो जरूर उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहाँ पे है, किसका नाम क्या है, किसका नाम चेंज हुआ है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन से पोर्ट का नाम चेंज किया गया है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ का बन गया है। मैं जानना चाहूंगी आप सभी लोगों से इसका आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे। ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, पूरा विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये क्या कहता है कि हमें क्या करना होगा, सबको यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबको आगे बढ़ना होगा। और इसकी थीम भी कुछ इसी प्रकार की रखी गई, क्या रखी गई है, स्वास्थ्य सबके लिए, हेल्थ फॉर ऑल इस बार रखा गया है। डब्ल्यूएचओ इसको स्टार्ट किया था, और 75th एनिवर्सरी पे इसको करा गया है। ठीक है भाई, तो ये भी आप एक याद रखिएगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ डिफेंस की न्यूज की तरफ, जैसे कि हम हमेशा ऐसे ही बढ़ते हैं। तो इस बार डिफेंस की न्यूज में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइजेस के ऊपर। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज की गई है जिसका नाम है स्लाइनिक्स। देखो बहुत इंजी है याद करना, स्लाइनिक्स को तो बहुत ही आसान हो जाता है। स्लाइनिक्स में एसएल कर लो, एसएल क्या आता है, श्रीलंका, आईएन क्या हो गया, इंडिया, ईएक्स हो गया एक्सरसाइज। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका की एक्सरसाइज हो गई। 10th एडिशन स्टार्ट हुआ 3 से 8 अप्रैल को, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्लाइनिक्स किसके साथ होती है, कौन सा एडिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे हुई है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है, कोलंबो, भारत में नहीं हुई है। और मैरीटाइम होती है, पानी में होती है। ठीक है, हम उनके साथ काफी ज्यादा पानी का बॉर्डर भी शेयर करती है। तो अभी ये बहुत सारी एक्सरसाइज न्यूज में थी, जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है। मैंने आपको बताया है कि जैसे एफिनडेक्स हमने किया, हमने ऑसिनडेक्स किया। कभी कभी थोड़ा जल्दी बोलूंगी, क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ कि कम समय में आपको मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। एफिनडेक्स में अफ्रीका के साथ किया, उसको अफगानिस्तान मत समझ लेना कृपया करके। आईएन से हो गया इंडिया, आईएनडी से ईएक्स हो गया एक्सरसाइज। ऐसे ही एयूएस से क्या हो जाएगा, ऑसिनडेक्स हो जाएगा। ठीक है, एयूएस से ऑस्ट्रेलिया, आईएनडी से इंडिया, ईएक्स से एक्सरसाइज। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, और ऐसे ही स्लाइनेक्स है, वो भी याद रखिएगा। ऐसे ही मैं एक और बता देती हूँ, इंदिरा, इंदिरा भी याद रख लो आप लोग, आईएनडी से इंडिया, आरए से रशिया। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स हैं याद करने की, इनको जरूर याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी किसके साथ हुई है, श्रीलंका के साथ। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब हमारी एक और एक्सरसाइज हुई है यहाँ पर जो शुरू होने वाली है, वो है कोप इंडिया। इंग्लिश हिंदी दोनों में इसको कोप इंडिया कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोप इंडिया 13 अप्रैल से शुरू हो रही है। कहाँ पे? कलाईकुंड के अंदर, वेस्ट बंगाल कलाईकुंड। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इंडिया की तरफ से आईएएफ तो जाएगी, इंडियन एयरफोर्स, साथ ही साथ भारतीय वायुसेना के साथ अमेरिकी वायुसेना भी यहाँ पर आएगी। किसके साथ होती है? अमेरिका के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कहाँ होगी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। कलाईकुंड इंडिया, कोप इंडिया, ठीक है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस की न्यूज जो अभी रिसेंटली चल रही है। अब इस बार जो है, इस हफ्ते काफी ज्यादा जीआई टैग की न्यूज है। तो मैं आपको अब जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए भाई, जीआई टैग को तो सभी जानते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है, ये एक भौगोलिक संकेतक दिया जाता है किसी भी एक प्रोडक्ट को पहचान बढ़ाने के लिए। तो अब जैसे मैं आपको बोलूं कि केसर, तो आपका केसर का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में आएगा ओ कश्मीर, है ना? आएगा ना? अब मैं आपको बोलूं रसगुल्ला, आपके दिमाग में क्या बनेगा? आपके दिमाग में आएगा वेस्ट बंगाल, है ना? तो यहाँ पर वही चीज है। ये बसोली पेंटिंग जो है, आप पिक्चर देख रहे हैं सामने, इस बसोली पेंटिंग को जम्मू कश्मीर की अब एक और जीआई टैग दे दिया गया है। ठीक है। जीआई टैग जो नबार्ड है ना जम्मू का, उससे पूछ करके परमिशन लेकर के, जो जम्मू के कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बहुत फेमस है, उसको ये चीज यहाँ पर बहुत लंबे प्रोसेस के बाद ये मिल गई है, जीआई टैग। जीआई टैग यहाँ पर आपको खुद का अधिकार मिल जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ये बिल्कुल ओरिजिनल है और ये वहीं की पहचान बन जाता है। ठीक है। आप पिक्चर देख सकते हैं, पहाड़ी पेंटिंग का एक स्टाइल है। अब हमारे लिए बसोली पेंटिंग जो है, किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रही हो, जो ये हमारा बसोली पेंटिंग इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा। यहाँ पढ़ेंगे नबार्ड के साथ, नबार्ड पता है ना सबको, तो उसके लिए यहाँ पर छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं, इस तरीके से बनाई जाती हैं। और इस तरीके से फ्लावर का डिजाइन इसके अंदर काफी अच्छा बनाया जाता है। इसके अंदर राधा कृष्ण, माधव मालती, भगवत पुराण की ऐसी ऐसी कथाओं के बारे में जो है हमारी पहचान को दिखाया जाता है। और बसोली पेंटिंग कठुआ से बिलोंग करती है। इसका स्टाइल जो है बहुत ही मिनिएचर और बोल्ड लाइंस, देखो यहाँ पर काफी बोल्ड लाइंस की फॉर्म में दिखाया गया है। पुराने उस समय के जो लोकल रूलर्स थे उनकी भी बनाई जाती है यहाँ पर। और ये पहाड़ी पेंटिंग का ही एक स्टाइल है, पहाड़ी पेंटिंग का एक बहुत ही सुंदर स्टाइल, जिसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स जो होते हैं उनको यूज किया जाता है। इसको पेपर पे, कपड़े पे नेचुरल कलर्स का यूज करके इसको यहाँ पर पेंट किया जाता है। तो बसोली पेंटिंग यहाँ पर इसलिए न्यूज में भी है। तो उसको आपको इस प्रकार से भी याद रखना है। आपके लिए हर तरीके से बसोली पेंटिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। कहाँ पे बनी, कैसे बनी, कहाँ की स्टाइल है, मतलब बसोली पेंटिंग भी आप मान के चलिए कि अब बहुत हाई चांस है कि क्वेश्चन आएगा। ये तो नहीं पूछेगा कि जीआई टैग यहाँ पे मिला है किसको, या तो ये पूछ लेगा या तो डायरेक्टली, या फिर आपको बसोली पेंटिंग के बारे में बताओ, बसोली पेंटिंग के बारे में उसकी हिस्ट्री बताओ भाई। ठीक है ना, कि किसके बारे में आता है, इसमें हिंदू माइथोलॉजी, हमारी पुरानी कथाएं दिखाई गई है, मुगल का आर्किटेक्चर भी दिखाया गया। तो इस तरीके की चीजें पूछेगा कि क्या है। ठीक है क्या ये बसोली पेंटिंग, इस पे हमारा सवाल बनेगा। ठीक है भाई। अब जीआई टैग के बारे में भी आपको मैंने कई बार बताया हुआ है, मैंने पिछली वीडियोस में जीआई टैग क्या काम करता है, किस प्रकार से बनी गई है, तो जीआई टैग भी याद रखिएगा। ऐसे ही अभी जीआई टैग से जुड़ी हुई एक और है कि अभी केरला जो है, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो केरला को जीआई टैग्स मिले हैं। केरला ने अभी ये नंबर शेयर हुआ है जिसमें ये बताया गया कि केरला ने यहाँ पर सबसे ज्यादा, क्योंकि केरला को ना, अभी आपने सुना होगा कि वहाँ की दालों को, रेड ग्राम को, वहाँ के चनों को, वहाँ के लहसन को, काफी सारे जीआई टैग एक साथ दिए गए थे, लगातार 6 दिए गए थे। जब वो मिला था ना, मिथिला मखाने को मिला था बिहार के, उसी समय ये वाला जीआई टैग भी दिया गया था। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे बात करूं कि यूटी के ऊपर कौन सी यूनियन टेरिटरी के पास जीआई टैग ऑलरेडी है, तो देखो यूनियन टेरिटरी के मामले में जम्मू कश्मीर के पास है। अभी भी पढ़ा आपने बसोली पेंटिंग, उसके अलावा भी इनके पास पहले से ही है पेपर मैश पेंटिंग वगैरह, काफी जीआई टैग्स इनके पास ऑलरेडी है। फिर उसके बाद लद्दाख, अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो ये अभी ही इसको मिला है एप्रीकॉट, खुमानी, अभी रिसेंटली मिला है, तो ये तो पहला है यहाँ का। ठीक है ना। फिर अगर मैं बात करूं अगली हमारी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, इसका कोई भी नहीं है, याद कर लेना, कोई भी नहीं है। उसके बाद दिल्ली, यस दिल्ली के पास क्या है? बासमती चावल, बासमती राइस के लिए ये मिला है। उसके बाद दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, जो हमारी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, इनके पास कोई भी जीआई टैग नहीं है। उसके बाद अगला हमारा तो जीआई टैग पुडुचेरी, पुडुचेरी के पास कोई जीआई टैग नहीं है। उसके बाद लक्षद्वीप के पास कोई जीआई टैग नहीं है। और लास्ट अंडमान निकोबार को अभी रिसेंटली ही टैग मिला है होड़ी बोट का, होड़ी बोट का टाइटल दिया गया है निकोबारी होड़ी बोट को। तो एक ये भी आप लोगों को याद रखना है कि निकोबारी होड़ी बोट को एक यहाँ पे दिया है। अंडमान निकोबार को पहला मिला है और लद्दाख को पहला मिला है। बाकियों के पास जो मैंने लिखवाए हैं उनके पास, कुछ के पास थे कुछ के पास नहीं है। इस प्रकार से आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन जीआई टैग पे याद रखनी है।
ठीक है भाई, याद हो जाएगा सभी लोगों को मेरे साथ, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, अब नया जीआई टैग मिला, इस पिक्चर को देखिए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी बहुत ही फेमस है। दार्जिलिंग की चाय एक तो बहुत ही बेहतरीन होती है। मतलब चाय तो यार हर जगह की बेहतरीन होती है, मजा ही आ जाता है चाय पी करके, तो आई एम ए टी लवर। तो ऐसे ही कांगड़ा की चाय को भी मिला है, लेकिन इनको जीआई टैग नहीं मिला है। इनको मिला है यूरोपियन जीआई टैग। यूरोप का जो जीआई टैग है ना, वो इनको यहाँ पर मिला है। समझ रहे हैं? ठीक है भाई, यूरोपियन जीआई टैग मिला है। इसको भी आपको याद रखना है, यूरोप की जो कमीशन है उन्होंने यहाँ पर इस तरीके का जीआई टैग दिया है। कांगड़ा की चाय कहाँ मिलती है? हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर जो है वो मिलती है। ठीक है, जब यहाँ पर बासमती राइस के ऊपर भी बहुत ज्यादा इशू चल रहा था कि बासमती राइस पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी इशू चल रहा था। अब मैं कांगड़ा की चाय की बात करूं तो भाई, कांगड़ा की चाय की शुरुआत जो है वो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, और उन्होंने जो है इस चीज को यहाँ पे स्टार्ट किया था, डॉक्टर जेमसन ने। उन्होंने इस चीज को बढ़ाना शुरू किया था। उन्होंने बोला कि भाई, जो कांगड़ा की चाय और दार्जिलिंग की चाय है, कांगड़ा की चाय थोड़ी सी कम यहाँ पर जो है वो एकदम से, मतलब एकदम बहुत ज्यादा नशे की तरह बात करें तो माइल्ड है उसके अंदर काफी ज्यादा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाएगा, ये पूछा जा सकता है किसको मिला है। और अगर वैसे पूछता है कि भारत का पहला जीआई टैग किसको मिला था, तो देखिए भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो जापान है वो, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में यहाँ पर कौन यहाँ पर हमें मदद कर रहा है। पटना मेट्रो का जो रेल प्रोजेक्ट है उसमें जापान की तरफ से यहाँ पर पूरी की पूरी असिस्टेंस आ रही है, मदद आ रही है जापान की तरफ से। जापान जो है यहाँ पर करीब 5,509 करोड़ रुपए की यहाँ पर मदद देने को तैयार है। इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर जो ऑफिसर्स है इनके बीच में बात हुई है। जापान इसके अलावा और भी काम कर रहा है। वेस्ट बंगाल में भी क्लाइमेट चेंज के लिए 520 करोड़ दे रहा है, और राजस्थान में भी वाटर्स के लिए इंप्रूव करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का जो जो टनल बोरिंग मशीन होती है उसका सेगमेंट शुरू कर दिया गया है, और अंडरग्राउंड वहां पे स्टार्ट हो रहा है। मोइनुल हक स्टेडियम के पास से पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। तो इस तरीके से फेजेस यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे। मोइनुल हक स्टेडियम बनाया जाएगा, राजेंद्र नगर, आकाशवाणी स्टेडियम, गांधी मैदान का वो स्टेशन वहां पे बनाए जा रहे हैं। 2026 तक आशा है कि ये पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। संजय जगजीत सिंह जो है अभी भारत के वाइस चीफ बने हैं नेवल स्टाफ के। ठीक है भाई, आपको ये सब चीजें याद रखनी है कि कौन कौन अभी रिसेंटली यहाँ पर बनाया गया है, ये सवाल किए जाते हैं। अगर आपसे पूछता है चीफ कौन है, तो वो एडमिरल हरि कुमार है। ठीक है, अगर लेकिन अभी करंट अफेयर में क्या है, वाइस चीफ, तो वो कौन है, संजय जगजीत सिंह। इसको आपको ऐसे ही एग्जैक्टली लर्न कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी इंडिया यहाँ पर जो है यूएन की तरफ से जो स्टैटिस्टिकल कमीशन है, सांख्यिकी आयोग है, उसमें यहाँ पर कौन बन गया है हेड उसका, इंडिया यहाँ पर अभी हेड के रूप में चूज किया गया है। क्योंकि अभी 3 मार्च को ही पूरा सेशन खत्म हुआ है, और इसमें यूएन के तहत यहाँ पर इंडिया को सांख्यिकी प्रोग्राम में चूज किया गया है। ठीक है भाई, एशिया से साउथ कोरिया, यूएई, चाइना, ये सब लोग यहाँ पर जो है पूरा फाइट कर रहे थे। पहले राउंड की वोटिंग जब हुई तो साउथ कोरिया को 23 वोट मिले, चाइना यूएई को 19-15 कुछ वोट मिले। सेकेंड राउंड में चाइना साउथ कोरिया दोनों को 25-25 वोट मिल गए। ठीक है भाई, तो फिर फाइनली जो यहाँ पे जीता वो इंडिया जीत जाता है। तो यहाँ पर ये है क्या, यूनियन की जो पूरी सांख्यिकी कमीशन है, ये असल में सांख्यिकी कमीशन क्या है, ये पूरे वर्ल्ड की सांख्यिकी आयोग की सबसे बड़ी बॉडी है। ठीक है, इंडिया को 53 में से 46 वोट मिले हैं, जो कि जितने भी वर्ल्ड में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए चीजें होंगी उनका डिसीजन लेने के लिए ये एलिजिबल होती है। अगर आप जो है, इस कमीशन में पूरे 24 मेंबर्स होते हैं, अलग अलग जगह से चूज किया जाता है 4 सालों के लिए। यहाँ पर 4 सालों का याद रखिएगा कार्यकाल यहाँ पे पूरा होता है। भारत में भी है। भारत में कौन सी मिनिस्ट्री है जो पूरा काम देखती है सांख्यिकी का, तो देखिए भाई, भारत की मिनिस्ट्री का नाम है, मैं तो इसको ऐसे लिखती हूँ, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। 1999 में आई थी, जो कि पूरा स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूरा यहाँ पर काम देखती है, सांख्यिकी के बारे में सारी चीजें देखती है ना भाई। अब भारत के अंदर फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के फादर किसको कहा जाता है भाई, वो कहा जाता है पीसी महालनोबिस। नाम तो इनका आपने सुना ही होगा, प्रसन्नता चंद्र। ये वही है जो प्लानिंग कमीशन में शामिल।
ठीक है, नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी, सेकंड 5 ईयर प्लान सबने पढ़ा हुआ है ना, ये वही व्यक्ति है। ठीक है, इन्होंने ही भारत के अंदर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की यहाँ पर स्थापना करी थी। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये अभी के जो वो है ना कलकत्ता, कोलकाता, वहां पे बनाया गया है। ठीक है भाई, ये पर्सन के बारे में याद रखिएगा। इनके ही जन्म दिवस पे हम लोग क्या मनाते हैं? सांख्यिकी दिवस, 29 जून को। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अभी एक बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट जो है वो आई है, जिसका नाम है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। मैं तो कहूंगी इंग्लिश हिंदी दोनों में आप ऐसी पढ़िए इसको, इंग्लिश हिंदी दोनों में इंडियन जस्टिस रिपोर्ट ही कहते हैं इसको। अब इंडियन जस्टिस रिपोर्ट जो है पूरे राज्यों का एक समग्र जो है ये बताती है कि भाई कौन किस चीज में कितना आगे है। अब कौन निकालता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाटा ट्रस्ट जो है इसको यहाँ पर शुरू करती है, इसने इसको बनाना शुरू करा है। और टाटा ट्रस्ट की ये पहल है, 2019 में पहली बार आई थी। ये बताती है कि हर एक राज्य जो है वो कितना समग्र है हर चीज में। भाई जेल की क्या सुरक्षा चल रही है, कानून की क्या है, पुलिस की क्या है, न्यायपालिका की क्या है, हर एक चीज को बताती है। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर बताती है कितने न्यायाधीशों की कमी है, कौन यहाँ पर विलंब करता है मामलों को निपटाने में। हर एक चीज की इंफॉर्मेशन ये आपको पूरी प्रोवाइड करके हमें देती है। बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट है, यानी बहुत जरूरी है, मतलब होना चाहिए ऐसी रिपोर्ट को। तो देखो भाई, जितनी भी बड़ी बड़ी स्टेट्स है उसमें से सबसे ज्यादा हर एक मामले में टॉप करने वाली कौन है? कर्नाटका। कर्नाटका में मतलब ये जो दिल्ली में रिपोर्ट जारी की गई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटका टॉप पे है, सेकंड पे तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कुछ इस तरीके से है यहाँ पर। ये रिपोर्ट हर एक चीज के बारे में बताती है कि कहाँ पर आपको सुधार करने की जरूरत है, कहाँ पर आपको ठीक करने की जरूरत है, कितनी महिलाएं हैं, कितनी नहीं है। हर एक चीज को यहाँ पर आपको एक विवरण के रूप में जारी करके देती है, और फिर उसको पूरा छाप करके बता दिया जाता है कि भाई इस तरीके से होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने पुलिस बलों के लिए भी हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी है। इन्होंने ये बताया कि देश भर में जो पुलिस की जो बल है उसमें 22.1% जो है वो रिक्ति पड़ी हुई है, वैकेंट पड़ी हुई है पुलिस फोर्सेस। आंकड़ा चिंताजनक है, क्योंकि कानून का जो मांग बढ़ती जा रही है उस हिसाब से अगर यहाँ पर रिक्ति होगी तो गड़बड़ वाली बात है। उसके बाद यहाँ पर इसने ये बताया है रिपोर्ट ने कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति, हमारे एसटी, एससी, एसटी और ओबीसी, ये अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे को पूरा किया गया है। ये वहां पर जो है उन लोगों ने पूरा किया, अदरवाइज और कोई भी ऐसा राज्य नहीं जिसने यहाँ पर अच्छे से इसका काम किया हो आरक्षण के कोटे में। और अगर छोटे राज्यों की बात करूं तो उसमें टॉप करने वाला है गोवा। गोवा ने यहाँ पर पुलिस बलों के लिए काफी हद तक काम करने की कोशिश करी है, और सबसे अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर, मतलब गोवा ने एससी कैटेगरी में अच्छा किया है। वैसे अगर बात करें कि कांस्टेबल्स वगैरह में किसने अच्छा किया है, तो वो है सिक्किम। सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था। सिक्किम को भारत ने कब लिया है? 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारत में जोड़ा गया है। ठीक है, और अगर पूछता है कि भाई पुलिस बलों में सबसे ज्यादा भागीदारी कौन सी स्टेट ने रखी है, तो वो रखी गई है आंध्र प्रदेश द्वारा। आंध्र प्रदेश में जो है महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा बताई गई है। ठीक है भाई, इस पूरे को पढ़िएगा। अगर आपने इसमें और ज्यादा डिटेल को जानना है, तो मतलब पूरी पूरी डिटेल विवरण के बारे में पूरे नोट्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है जिसका नाम है ओनली करंट अफेयर्स, आपको आराम से मिल जाएगा। वहां पे मेरी डेली वीडियोज आती हैं। उन वीडियोस में मैंने यहाँ पर आपको पूरा समझाया है कि आपको इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, डेली वीडियोस आती हैं करंट अफेयर की, तो उस वीडियो पे जाकर के भी आप क्लिक करके इसके बारे में पूरी एक पीडीएफ की फॉर्म में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप उसको पढ़ लीजिएगा कि इंडियन स्टेट रिपोर्ट, मतलब जस्टिस रिपोर्ट जो है, जस्टिस के मामले में सारी चीजें जो बताती है, वो ये जो है उसमें किसने कितना प्रदर्शन किया, किस प्रकार से प्रदर्शन किया है, वो सारी चीजें बताएं। ठीक है भाई, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहां से मिलेगी। ठीक है भाई, तो मैंने आपको जो यहाँ पे बताया है वो इसके बारे में बताया है कि जस्टिस रिपोर्ट में कौन सी स्टेट न्याय पहुंचाने में काबिल है, कौन सी रिपोर्ट इसके अंदर जो है कहाँ पर न्यायाधीशों की कमी चल रही है। ठीक है, केस क्लियरेंस में, मतलब फटाफट केस के निपटान में कौन आगे चल रहा है, क्या उच्च न्यायालय आगे हैं या सर्वोच्च न्यायालय, कौन इसमें आगे है? इस प्रकार से है। और कहाँ पर किस राज्य का किस प्रकार का प्रदर्शन रहा है। तो ये पूरा जिसका तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया है, सारी चीजों की भागीदारी को जोड़ते हुए इस पूरे को लॉन्च किया गया है। चलिए भाई, बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। वो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम।
न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का मतलब है कि भारत ने, इंग्लिश हिंदी दोनों में इसको यही बोलेंगे, इसके अंदर क्या किया कि भाई अब हमें इलिटरेसी जो साक्षरता दर है उसको बेहतर बनाना है भारत में। तो यहाँ पर इस पूरे पे ना एक्चुअली इंफॉर्मेशन बताई गई है, इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर सरकार ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी है, जिससे ये पता चलता है कि किस किस को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है इस पूरी स्कीम की वजह से। तो यहाँ पर ये जो हमारा साक्षर भारत प्रोग्राम था ना, जो बहुत सालों पहले आया था, साक्षर भारत प्रोग्राम, उसके तहत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और ये प्रोग्राम कौन बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कौन लेके आएगा? हमारा शिक्षा मंत्रालय। ठीक है भाई, शिक्षा मंत्रालय इसको लेके आया था 2020 के बजट में, इसको पहले अनाउंस किया गया था, अभी इसको रिसेंटली दोबारा से रिवाइव किया गया। इसमें ये बोला गया है, पहले इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो हमारे बेसिक एजुकेशन है और अडल्ट एजुकेशन उसको इम्प्रूव करें, पर बाद में क्या गया, एजुकेशन फॉर ऑल, सबको एजुकेशन की जरूरत है, सबके लिए आएगी कुछ चीज। ठीक है, तो उस समय फिर ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अब इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अंजलि शर्मा, यहाँ पर अंजलि शर्मा जो है, उन्होंने माउंट किलिमंजारो को क्लाइंब करके, चढ़ करके भारत का नाम रोशन किया है, अपने राज्य का नाम रोशन किया है। जो उन्होंने, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, ये पिक्चर देखेंगे आप सभी लोग, जो ट्रेडिशनल गद्दी ड्रेस है उसको पहनते हुए, लॉन्चड़ी जो ड्रेस है उसको पहनते हुए, गद्दी कॉस्ट्यूम में वहां पे पहुंचने का, यहाँ पर पूरा एक हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हुए ये अंजलि शर्मा भारत के लिए बहुत प्राउड की बात है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं तांजानिया, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? तांजानिया में है, अफ्रीका में है। हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का, अफ्रीका की बात करें तो ये हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का। ठीक है, इसमें अलग अलग जो है चोटियां बनी हुई हैं, कोन्स बने हुए हैं। ठीक है, शीरा कोन, कीबो जोन, क्वांजी जोन, इन्होंने कीबो जोन को यहाँ पर सबसे ऊंचाई वाले को यहाँ पर चढ़ाई करी है। तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। यहाँ पर अनुराग ठाकुर जो है हमारे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उन्होंने भी इनको स्पेशली इस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन किया है कि अंजलि शर्मा जो कांगड़ा, अभी कांगड़ा पढ़ा रही थी ना मैं आपको, कांगड़ा टी, वही वही कांगड़ा, वहीं से जो है ये बिलोंग करती है। लॉन्चरी पहनते हुए, जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस है हिमाचल प्रदेश की, वहां पर इन्होंने इसको है देश के लिए प्राउड मूवमेंट के लिए इनको जाना गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन की किसने किया है। ठीक है, तो इससे गद्दी कल्चर जो है ना वो भी काफी ज्यादा प्रमोट हुआ है। ठीक है भाई, आ सकता है ना, गद्दी कल्चर है, तो इससे सीधे सीधे सवाल किया जा सकता है। ये जो अंजलि शर्मा है, ये 15 साल की उम्र से क्लाइंब कर रही है ऑलरेडी, हनुमान टिब्बा, पहाड़ व्यू ऐसे करके जो है बहुत सारी क्लाइंब कर चुकी है ऑलरेडी। अब इन्होंने यहाँ पर एक और पीक को किया है, और ये जो है काफी सारी और भी पीक्स को जो है वो क्लाइम कर चुकी हैं। और ये जो माउंट किलिमंजारो है पूरे अफ्रीका का हाईएस्ट, इसकी जो हाइट है करीब 5,000 850 मीटर के कुछ इसकी हाइट है। ठीक है भाई, इसको चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की बिल्कुल जरूरत होती है। तो इसको पूछा जा सकता है आपसे, लॉन्चरी, लॉन्चरी जो है उसके बारे में भी सवाल बन सकता है। यहाँ पे आप स्पेलिंग देख सकते हैं, मैंने लिखा, अच्छा यहाँ लिखना रह गया मुझसे, यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, लॉन चढ़ी। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन। अगला, वो पोर्ट के ऊपर ही है। अब मैंने आपको बताया था ना कि अभी अडानी ग्रुप ने काफी सारे पोर्ट को जो है वो अपने अधीन कर लिया है। ऐसे ही जो एक पोर्ट है कराईकल का पोर्ट, ठीक है, अभी अडानी जो ग्रुप है उन्होंने 1485 करोड़ रुपए में, चेन्नई और टूटिकोरिन के बीच में आता है कराईकल, जो कि पुडुचेरी का पार्ट है, वहां पर इसको जो है एक्वायर कर लिया है। ठीक है भाई, जो वहां की चेन्नई बेंच है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि मतलब जो गौतम अडानी है उनको यहाँ पर ये पोर्ट दे दिया गया है। ठीक है, इससे पहले अडानी ग्रुप ने एक और पोर्ट को यहाँ पर एक्वायर किया था, वो है, इससे कुछ समय पहले ही था, वो था हाइफा पोर्ट, जो कि भारत का नहीं था। हाइफा पोर्ट कहाँ पे था? इजराइल का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना, पोर्ट्स अभी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आपको मैं ये नहीं कह रही कि आपको 200 माइनर पोर्ट्स पढ़ने हैं, बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ मेजर पोर्ट पढ़ के जाइए, नामों को स्टडी करके जाइए, मेजर पोर्ट जरूर पढ़ के जाइए। मेजर पोर्ट पढ़ के नहीं जाएंगे तो समस्या आ जाएगी, बिकॉज एक क्वेश्चन पोर्ट्स के ऊपर आता है, नाम पे आ जाता है, किससे कहाँ पे क्या ट्रांसफर किया जाता है, अभी कौन सा, किसकी लेंथ कितनी ज्यादा है, कुछ इस प्रकार से अपना जब आप प्रिपेयर करो ना, तो पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि भाई इस टॉपिक को आप पढ़ के जरूर जाइएगा। मैं आपको यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी इस टॉपिक को कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, लास्ट देखेंगे इसके अंदर। अब जो है यहाँ पर ये घोषणा की गई है कि भारत जो है, भारत को टूरिज्म के लिए, जो हमारी पूरी जो हमारी टूरिज्म है, या आप कह लीजिए
पर्यटन का जो पूरा मंत्रालय है उन्होंने यहाँ पर बोला है कि 2047 तक आते आते टूरिज्म को हम लोग जो है इंडिया में इतना ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देंगे। 2047 जो है वो कौन सा यहाँ पे मनाया जाता है, मतलब हमारा आजादी का जो है 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर इंडिया 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में आने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जी कृष्ण रेड्डी जो है उन्होंने, टूरिज्म मिनिस्टर ने यहाँ पर ये बात कही है। ठीक है भाई, इसको भी आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। और ये वाली जो है ये बात कही कहाँ है, G20 की मीटिंग हो रही थी सिलीगुड़ी में। ठीक है, सिलीगुड़ी जो है वो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन स्नेक भी इसको कहा जाता है। वल्नरेबल जगह है जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो वहां पर अगर हम चाहें तो हम जो पर्यटन सेक्टर है उसमें हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसी के ऊपर इस चीज पूरे को स्टार्ट किया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। ये यूनियन मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर इस तरीके की जो मीटिंग है वो अभी G20 चल ही रहा है, तो उसके तहत ये पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। तो उसी में इस पूरे को शामिल करके बताया गया। तो ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी लिख लीजिएगा। ईयर 2047 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेम ईयर ना किसका है, ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का भी सेम ईयर है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, ठीक है, हाइड्रोजन वाले के लिए भी सेम मिशन चल रहा है, इसलिए मैं आपको ये कह रही थी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं भाई सब लोग। चलिए भाई, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा अपना। ये थे हमारे सारे यहाँ पर पूरे टॉपिक्स, इसको कंप्लीट कीजिएगा, यहाँ तक लर्न कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।